हे एवरीवन, हम लोग ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस चल रहा है हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं आपका बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। ओके, जो कि आपके एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस करके आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किए थे। अब सेकंड वीडियो में हम लोग कुछ और इसमें एडिशनल चीज़ हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। हम लोग आज इसमें क्या क्या जानने वाले हैं, पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे आज, आइसोलेशन। ओके, आइसोलेशन किस चीज़ का करेंगे? आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? हमें आइसोलेट करना है किसी चीज़ को, राइट, मतलब अलग करना है। तो आइसोलेशन हमें किस चीज़ का यहाँ पे देखने वाले हैं? हम लोग डीएनए का आइसोलेशन देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले हैं, राइट। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इसमें डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डीएनए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल से डीएनए को बाहर निकालेंगे। उसके बाद आज हम लोग और क्या देखने वाले हैं, डीएनए को बाहर निकालने के बाद पूरा का पूरा डीएनए हमें नहीं चाहिए, तो उसका एक सेगमेंट चाहिए, उसका एक पार्ट चाहिए जो कि हमारा डिज़ायर्ड जीन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिज़ायर्ड जीन को हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डीएनए से बाहर निकालेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें एक और थर्ड चीज़ आता है। डिज़ायर्ड जीन को बाहर निकालने के बाद क्या होता है, वो हमें इस तरह से डीएनए क्या होगा कि विजिबल नहीं होता नेकेड आई में, राइट। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये जब डिज़ायर्ड जीन को हम लोग बाहर निकालते हैं तो उसमें कुछ एंजाइम्स यूज़ होता है जो हम लोग अभी देखेंगे। ओके, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे। अगर डीएनए को ये कट कर रहे हैं ये एंजाइम्स, तो ऐसा नहीं होता कि बस सिर्फ और सिर्फ वही पर्टिकुलर जीन को ही ये लोग कट करेंगे, उसके साथ साथ बहुत से फ्रेगमेंट्स का जनरेशन होता है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसको हमें अलग करना है बाकी फ्रेगमेंट से। तो थर्ड स्टेप हम लोग क्या देखेंगे, सेपरेशन। ओके, तो आज ये 3 टॉपिक के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है हमारा आइसोलेशन, दूसरा हो गया डिज़ायर्ड जीन का हमें कट करके उसको बाहर निकालना है, और तीसरा स्टेप हो जाएगा सेपरेशन। ओके, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सेल। कोई भी सेल में जो हमारा डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर ही हमारा जीन प्रेजेंट होगा। तो हमें क्या चाहिए होगा, एक्चुअली ये पर्टिकुलर जीन चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ओके, सेल से। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, कटिंग ऑफ द डिज़ायर्ड जीन। ओके, जो भी डीएनए के अंदर जो पर्टिकुलर सेगमेंट हमें चाहिए, जो डिज़ायर्ड जीन है हमारा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं एट स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, थर्ड क्या है, सेपरेशन ऑफ द डिज़ायर्ड जीन। अब उसको हम लोग बाकी अलग जो भी जितने भी फ्रेगमेंट्स आए हैं उन फ्रेगमेंट से हम लोग क्या करेंगे, डिज़ायर्ड जीन को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिससे क्या बोला जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये तीनों हम लोग आज देखने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के बाद जो हमारा डिज़ायर्ड जीन होगा वो क्या होगा, लिमिटेड अमाउंट में होगा। हम लोग को क्या चाहिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनाना है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनाना है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिकम्बिनेंट डीएनए भी बनाना होगा। तो उसके लिए उतना ज़्यादा क्या चाहिए, हमें डिज़ायर्ड जीन भी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक कुछ 1000-2000 जीन्स करके अगर हमें मिले हैं और हमें प्रोडक्ट बनाना है लाखों में, तो फिर हमें क्या करना होगा, उन पर्टिकुलर 1000 जीन जो मिलेगा उसको हमें क्या करना है, लाख्स में उसको कन्वर्ट करना है, मतलब फाइनली हमें उसको क्या करना है, एम्प्लीफाई करना है, राइट। तो ये जो एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस है ये उसके बाद आता है। उसके बाद क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन होने के बाद अब हमें डिज़ायर्ड जीन मिल गया, बहुत ज़्यादा मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ढूंढेंगे, एक सुइटेबल वेक्टर जो कि क्या करेगा, उसको कैरी करके होस्ट सेल के अंदर लेके जाएगा, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। उसके बाद क्या होगा, कटिंग ऑफ वेक्टर एट रेस्ट्रिक्शन साइट। वेक्टर को भी क्या करेंगे, हम कट करेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे, हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसको हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, लाइगेट करेंगे उसको। ओके, उसको वेक्टर के अंदर लाइगेट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो होस्ट सेल्स हैं, होस्ट सेल को प्रिपेयर किया जाएगा कि भाई अब तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ, तुम्हें क्या करना है,
जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया है उस रिकम्बिनेंट डीएनए को तुम्हें अपने अंदर लेके जाना है, प्लस उसको क्या करना है, हमें उन जो बैक्टीरियल सेल होंगे या फिर जो होस्ट होंगे वो लोग उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कम्पिटेंट होस्ट सेल्स बनाना है। उसके बाद क्या होगा, उस रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाला जाएगा, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारे होस्ट जो होंगे वो सब आरडीएनए को अपने अंदर लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे एक्चुअली कि कुछ सेल्स जो होंगे जो इनको लेके जाएंगे उनको हमें बाकी सेल्स से अलग करना है, राइट। रिकम्बिनेंट को हमें नॉन रिकम्बिनेंट से अलग करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो भी रिकम्बिनेंट हमें मिला, मतलब ये मान लो इसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए है और इसके अंदर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर सेल को सेपरेट कर देंगे इस सेल से। उसके बाद ये जो सेल हमारे पास मिला रिकम्बिनेंट वाला, इसको क्या करेंगे, हम लोग ग्रो कराएंगे मीडियम में, मतलब इसको बाहर से न्यूट्रिएंट्स देंगे ताकि ये जो बैक्टीरिया है ये उस पर्टिकुलर मीडियम में ग्रो करे। ग्रो करने के बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराएंगे हम लोग, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या चाहिए, उसका प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद यही देखो, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए उसका हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उसको हमें प्रोडक्शन करना है। उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब बाहर निकल के आएगा उसको हम आइसोलेट करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, उसके बाद उसका मार्केटिंग किया जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये ओवरऑल प्रोसेसेस हैं जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, और हम लोग एक एक करके उसको डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो इसलिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये पता नहीं क्या कौन कौन सा स्टेप है, कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, उतना डिटेल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज बस हम इस वीडियो लेक्चर में ये 3 स्टेप को हम लोग डील करेंगे, और धीरे धीरे जैसे ही आप लोग आगे इस चैप्टर में बढ़ते रहेंगे तो बाकी सारे स्टेप्स भी क्लियर होते चलेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला ओवरव्यू क्या था, सबसे पहला था आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके। हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ओके, जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली डीएनए का यूज़ हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि डीएनए कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, अगर हम लोग यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो, राइट। तो अगर ये न्यूक्लियस के अंदर रह रहा है तो फिर ये मान लो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये हमारा डीएनए है। तो हमें अगर डीएनए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ओके, या फिर क्या हो सकता है, सेल वॉल हो सकता है अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करें तो, और बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये सेल वॉल हो सकता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। तो ये सेल वॉल हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है। उसके बाद कौन सा मेम्ब्रेन आएगा, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है। तो हमें क्या चाहिए, ये डीएनए चाहिए। तो इस डीएनए को हमें लाने के लिए सबसे पहले ये 2 जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको रप्चर करना पड़ेगा। प्लस उसके साथ साथ क्या होता है, डीएनए जब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, प्योर फॉर्म में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल, उसके साथ साथ क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ओके। हम जानते हैं इसके साथ कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन हमें नहीं चाहिए। प्रोटीन के साथ और क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, ओके, इसके साथ कंबाइन होकर रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो हमें आइसोलेट भी करना है डीएनए को, प्लस उसको क्या करना है, प्यूरीफाई भी करना है, ओके। तो इसके लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको आइसोलेट कैसे करें। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका जो आउटर मोस्ट वॉल है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर ये बैक्टीरियल सेल हुआ तो बैक्टीरियल सेल में हम जानते हैं कि इनका जो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से, राइट। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन का ये सेल वॉल जो होता है, ये एक एंजाइम के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, और वो एंजाइम का नाम क्या है, आपका लाइसोजाइम, ओके। तो अगर हम बैक्टीरियल सेल को यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमें डीएनए निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले उसको क्या करेंगे, लाइसोजाइम देके उसका जो वॉल है, ओके, उसका ये जो सेल वॉल है इसको सबसे पहले हम लोग डिग्रेड कर देंगे। और सेल वॉल के डिग्रेड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
और उसके बाद कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू कि इसके अंदर के जो भी सेलुलर कंटेंट्स हैं, ओके, सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं और उसके साथ प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, उसको भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो हमें मिलेगा, वो स्टेप अभी आ जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर ये प्लांट सेल हुआ तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है, एक्चुअली सेलुलोज से, राइट। अगर ये सेलुलोज से बना हुआ है तो फिर हम एक एंजाइम यूज़ करेंगे जिसका नाम है सेल्यूलेज, ओके। वो क्या काम करेगा, सेलुलोज को डिग्रेड कर देगा। अगर फंगल सेल है तो फंगल सेल का जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ होता है, काइटिन से होता है। तो ये अगर काइटिन है तो क्या एंजाइम यूज़ होगा, काइटिनेज यूज़ होगा, राइट। उसके बाद एनिमल सेल को डिग्रेड करने के लिए हमें प्रोटीनेज एंजाइम्स चाहिए। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और ये एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, ओके। यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्या दिया है, एक फ्लो चार्ट दिया है आपके सामने, एक फ्लो चार्ट होगा। और ये जो फ्लो चार्ट है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि किस तरह से आपका डीएनए का आइसोलेशन होता है वो आपको आसान हो जाएगा इसके थ्रू समझना। तो यहाँ पे जो हम लोग सेल यूज़ करते हैं वो क्या होता है, कोई भी सोर्स हो सकता है। जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर लैब में काम कर रहे हो तो फिर सेल का कल्चर किया जाता है। सेल का कल्चर मतलब क्या, एक पेट्री डिश में एक पर्टिकुलर सेल इस तरह से इसको न्यूट्रिएंट मीडियम ऊपर डाल देते हैं तो सेल नीचे क्या होता है, वो अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता रहता है। तो वो सेल कल्चर है, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है, राइट। स्टेराइल एनवायरनमेंट में उसको रखा जाता है ताकि वो रिसर्च वर्क्स में यूज़ हो। तो उसको क्या बोलते हैं, सेल कल्चर। सेल कल्चर में क्या हुआ, सेल्स प्रेजेंट होंगे तो वहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और क्या सोर्स हो सकता है, टिश्यूज़ हो सकते हैं, टिश्यू एक्सट्रैक्ट भी हम लोग ले सकते हैं, राइट। जैसे कि हमें मान लो लिवर टिश्यू से उसका जो डीएनए कंटेंट है उसको हमें यूज़ करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो गोट होगा या फिर कोई भी शिप है, किसी जो भी लिवर होगा, लिवर का क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन लेके आएंगे, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में उसको सबसे पहले हम लोग ब्रेक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें एंजाइम्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं इसके बाद क्या होगा। कोई भी सोर्स हमने ले लिया, सोर्स लेने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, सेल का लाइसिस किया। लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सेल का ब्रेक डाउन सबसे पहले किस तरह से हो रहा है, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं, इसको फिजिकली भी सेल का लाइसिस किया जा सकता है। फिजिकली कैसे लाइज करेंगे सेल को, कि सेल्स तो बहुत छोटे छोटे बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है, सॉरी। ये छोटे स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, इस तरह से स्क्रैप लेके इस तरह से स्क्रैप अगर करोगे तो फिर ये इजीली क्या होता है, सेल रप्चर हो जाता है, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, केमिकली एंजाइम्स यूज़ हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, कुछ डिटर्जेंट्स भी यूज़ होते हैं। डिटर्जेंट ऐसा नहीं है कि आपका जो हम लोग घर पे कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ करते हैं वो डिटर्जेंट नहीं, ये अलग डिटर्जेंट्स होते हैं जो कि सेल्स को लाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मेम्ब्रेन लिपिड्स को रिमूव कर देंगे, ओके। उसके बाद क्या होगा, मेम्ब्रेन लिपिड को रिमूव करने के बाद जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होगा और प्रोटीन्स को क्या करेंगे हम लोग, इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, प्रोटीन का रिमूव होने के बाद यहाँ पे जो अदर सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। अदर सेलुलर कंपोनेंट मतलब अदर सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं यहाँ पे। और क्या हो सकते हैं, कुछ लिपिड्स हो सकते हैं, ओके, प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं इसको भी हमें रिमूव करना होता है। तो अलग अलग डिटर्जेंट्स हो सकते हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, जिसे यूज़ करके ये सब का भी रिमूवल हो सकता है। उसके बाद क्या आता है, डीएनए। इसके बाद सेल का एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो कि आरएनए होता है, आरएनए को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो आरएनए रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसे क्या बोला जाता है, आरएनएज, ओके। नाम से एएसई है, एएसई का मतलब एंजाइम में कब यूज़ होता है, जब वो किसी चीज़ का कट कर रहा हो, राइट। तो आरएनए को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरएनएज बोल देते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमें फाइनली डीएनए मिलेगा। तो वो जो डीएनए होगा, डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है और फिर वो ऐसा तो नहीं है कि नेकेड आई में आपको विजिबल हो जाएगा, राइट।
वो नेकेड आई में विजिबल नहीं होगा, प्लस वो क्या होता है उसको हमें सॉल्युबल फॉर्म में रखना होता है। अब डीएनए तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऐसा नहीं है कि इसको हवा में रखोगे, राइट। तो इसको क्या है, हमें सॉल्युबल फॉर्म में रखना होता है, और अगर सॉल्युबल फॉर्म में रखोगे तो डेफिनेटली लिक्विड यूज़ करोगे। तो डीएनए क्या है, जिस चीज़ में, जिस पर्टिकुलर लिक्विड में वो सॉल्युबल होगा उसी में हमें रखना पड़ेगा उसको। और इसको डीएनए को किस में रखा जाता है, एक्चुअली इथेनॉल में रखा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, डीएनए को इथेनॉल में रखा जाता है। मतलब इसके बाद जब आरएनए रिमूवल के बाद जब प्यूरिफाइड डीएनए हमें मिलता है तो उसमें क्या करते हैं, ये यहाँ पे आपको एक वायल दिख रहा होगा, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब टाइप का एक वायल होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये जो वायल है इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। चिल्ड इथेनॉल में वो क्या होता है, एक्चुअली सॉल्युबल हो जाता है, और हम इस सॉल्युबल डीएनए को फाइनली क्या कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज लिखे हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, आफ्टर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आफ्टर आइसोलेशन डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड यूजिंग इथेनॉल, ओके, सिंस इट इज़ इनसॉल्युबल इन इट। तो इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए क्या है इसमें, सॉरी इथेनॉल में इनसॉल्युबल होगा, तो एक पैलेट के फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एक पैलेट है तो यहाँ पे इथेनॉल हो जाएगा और यहाँ पे हमें डीएनए मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड यूजिंग अप्रोप्रिएट एंजाइम्स। ये हमने इसके पहले ही देख लिया था जब मेम्ब्रेन लिपिड का रिमूवल हो रहा था, प्लस बाकी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं उनका जब डीनेचुरेशन हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने क्या देखा कि हमें पूरा का पूरा डीएनए हमें मिल चुका है। ओके, इस तरह का पूरा डीएनए का सेगमेंट हमें मिल चुका है, लेकिन हमें क्या पूरा डीएनए चाहिए, हमें पूरा डीएनए तो नहीं चाहिए। उस डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा जहाँ पे कि हमारा डिज़ायर्ड जीन होगा, राइट। तो उस पर्टिकुलर डिज़ायर्ड जीन ही हमें चाहिए। तो उस जीन को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को कट करना पड़ेगा। कट कहाँ के पे करेंगे, वो स्पेसिफिक लोकेशन पे करेंगे ताकि हमें वो पर्टिकुलर जो जीन है वही जीन हमें मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्चुअली एंजाइम्स का यूज़ करना पड़ेगा। और जो एंजाइम का यूज़ होता है वो कौन से एंजाइम होते हैं, वो न्यूक्लियेज होते हैं। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला एंजाइम, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, आइदर वो एक्सोन्यूक्लियस हो सकते हैं या फिर वो एंडोन्यूक्लियस हो सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपका प्रीवियस लेक्चर में इसी सीरीज़ का जो वीडियो है उसमें दिया हुआ है। तो ये मान लो डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, तो इसमें अगर हम लोग एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बात करें तो वो क्या करता है, एक एक बेस पेयर इस तरह से बाहर से इस तरह से रिमूव करता चलेगा। ओके, लेकिन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के, मान लो ये डीएनए का अगर सेगमेंट है तो सीधा ये अंदर की तरफ ही कट करने लगता है, ओके, इनसाइड। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो इसको और क्या बोलते हैं, डीएनए को जो हम कट करते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोला जाता है। तो उन एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आपको पिछला वाला वीडियो देखना होगा। तो यहाँ पे देखो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ होते हैं, उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप लोग जानते हो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही जाके कट करता है। ओके, जिससे कि क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में उसके लिए क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब क्या है कि जहाँ पे वो कट करेगा। ओके, जैसे कि ये वाला है इसका रेस्ट्रिक्शन साइट। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है जो कि EcoR1 है, आपका एंजाइम है। इसके लिए रेस्ट्रिक्शन जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, रेस्ट्रिक्शन साइट ये रहा GAATTC, और इस तरफ से अगर आप इसको रीड करोगे तो GAATTC, इस तरह से रीड करोगे तो भी ये GAATTC ही होता है। और ये कहाँ पे कट करता है, और G और A के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है उसको वो कट कर लेता है, राइट। यहाँ पे भी G और A के बीच में जो बॉन्ड है उसको वो कट कर लेगा। उसके बाद हमें क्या मिलता है, इस तरह से दो एंड्स जनरेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने कट कर दिया था। ओके, इस तरह से दो एंड जनरेट होते हैं और इस तरह के एंड्स को हम लोग स्टिकी एंड्स बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये एक्चुअली कैसे होता है, ये तो हमने थ्योरी में पढ़ लिया कि इस तरह से ठीक है कट कर देता है ये वो करके। तो हम लोग ने क्या देखा था, सबसे पहले क्या आया था, यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक हमने
इससे पहले वाले स्लाइड में क्या देखा हमने, प्रेसिपिटेट कर लिया था डीएनए को। अब डीएनए का जब प्रेसिपिटेशन होता है उसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग इसी ट्यूब में क्या करेंगे, एंजाइम्स यूज़ करके ऐसे ही टेस्ट ट्यूब्स में ही क्या करेंगे, एंजाइम्स को ऐड कर देंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस तरह से क्या करेगा, इसको कट करने लग जाएगा। ओके, फाइनली हमें क्या मिल गया, कुछ स्टिकी एंड्स मिल गया है हमें, राइट। तो ये सवाल आता है कि डीएनए को इस तरह से अगर हम लोग डाल देंगे उसके बाद ये खुद ही अपने आप ही इसको कट करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको क्या करना पड़ता है, हमें ऑप्टिमल कंडीशंस देना पड़ता है। हम जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो एक्टिविटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, राइट। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, हमें ऑप्टिमल कंडीशंस चाहिए। ऑप्टिमल कंडीशंस मतलब क्या क्या हो सकता है, ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ही क्या करते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए और स्पेसिफिक पीएच पे वो लोग काम करते हैं, राइट। तो ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर ट्यूब्स में, इन पर्टिकुलर वायल्स में हम लोग ये सारा ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद क्या होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा। अब हमने क्या कर लिया है, फाइनली हमारे पास आ गया है कुछ हमारे स्टिकी एंड्स वाले मतलब डिज़ायर्ड जीन हमें मिल चुका है। ओके, डिज़ायर्ड जीन मिलने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, डिज़ायर्ड जीन मिल चुका है, अब डिज़ायर्ड जीन को क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे, राइट। तो उससे पहले यहाँ पे देखो एक स्लाइड दिया हुआ है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में दिया है। इससे पहले मैं डिस्कस कर रही थी जिसके बारे में, दो तरह के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये मान लो डीएनए का अगर फ्रेगमेंट है तो अगर एक्सोन्यूक्लियस ऐड करते हैं तो देखो ये बाहर से इस तरह से कट कर रहा है, ये इधर चला गया। ओके, लेकिन अगर एंडोन्यूक्लियस हम लोग करेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है ये इंटैक्ट है और ये कहाँ पे कट किया है, ये मिडिल वाला जो पार्ट है मतलब यहाँ पे ये कट किया है, राइट। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को इसको ये रिमूव कर देगा। ओके, उसके बाद ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो कि हम लोग जानते हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आपके लेफ़्ट से राइट पढ़ने पे और राइट से लेफ़्ट पढ़ने पे वही सेम सीक्वेंस यहाँ पे शो करते हैं। कुछ एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ EcoR1 के बारे में जानना है। अगर आपको सिर्फ एंजाइम्स का नाम याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको नाम याद करना पड़ेगा। यहाँ पे BAMH1 एक इम्पॉर्टेंट होता है, HIND3 इम्पॉर्टेंट है, ALU1, HAE3, ये सारे एंजाइम्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं। हर एक एंजाइम, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी जाके कट करते, राइट। और सबका सीक्वेंसेस ये अलग होंगे। जैसे ALU1 का देखो AGCT सीक्वेंस है, इधर से रीड करें तो AGCT, इधर से करें तो भी AGCT। लेकिन HAE3 का देखो कौन सा है, GGCC है इसका, राइट। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही जगह पे ये दोनों कट कर रहे हैं। तो फाइनली कैसा सेगमेंट मिलेगा, ये इस तरह का फ्रेगमेंट मिलेगा कि नहीं। तो ये फाइनली ये क्या है, ये ब्लंट एंड है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो BAMH1 का, देखो ये वाला BAMH1 का अगर देखोगे तो फिर यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये जो कट करेगा यहाँ पे इस तरह से एक कट हुआ और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, राइट। तो ये वाला कट हुआ, इसके बाद यहाँ पे एक कट है। तो फाइनली हमें कैसा सीक्वेंस मिलेगा, ये इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा। ओके, ये अगर इस तरह का सीक्वेंस मिला तो ये कौन सा सीक्वेंस है, एक्चुअली ये हमारा स्टिकी एंड्स है, ये स्टिकी एंड जनरेट करेगा। ओके, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो होप कि आपको वो सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। अभी एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने एक्चुअली क्या किया है। ओके, तो सबसे पहला हमने क्या लिया कि एक सेल था। ओके, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल था। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप कौन सा था, आइसोलेशन था। ओके, आइसोलेशन के अंदर हमने कई सारे इसके स्टेप्स देखे, कई सारे इनके एंजाइम्स देखा हमने। जैसे कि जो एंजाइम के क्या कर रहे थे, आइदर सेल वॉल को या फिर सेल मेम्ब्रेन को उसको डिग्रेड कर रहे थे, राइट। उसके बाद आइसोलेशन के बाद क्या हो गया, हमारे पास एक पर्टिकुलर हमारे पास इस तरह का एक DNA आ गया। ओके, DNA आने के बाद हमने क्या किया, इस DNA को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू इसको डाइजेस्ट कराया। और ये जो प्रोसेस है DNA को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कट करने का प्रोसेस, इसको और क्या बोला जाता है, एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, इसको और क्या बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन
डाइजेशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये डाइजेस्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को डाइजेस्ट कर रहा है रेस्ट्रिक्टेड मैनर में। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद हमें एक्चुअली क्या मिला, ये हमारा डिज़ायर जीन हमें मिल गया और डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट हमें मिल चुका है। तो हमने यहाँ तक अभी डिस्कस कर लिया, इसके साथ एक्सोन्यूक्लियस भी डिस्कस किया, एंडोन्यूक्लियस भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं, अब तो हमें मिल गया हमारा डिज़ायर डीएनए, लेकिन जो डिज़ायर डीएनए है क्या वो हमें अलग से मिला, राइट। हमने क्या देखा था कि हमने टेस्ट ट्यूब पे क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और जो हमारा टोटल डीएनए है, राइट, टोटल डीएनए के अंदर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाला था। तो हमारे पास ये जो वायल है, ओके, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या मिलेगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक जो डीएनए है उस डीएनए में एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट आपको मिले। अब अगर मान लो ये पूरा कंप्लीट डीएनए अगर मान लेते हैं और हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक एंजाइम जो कि इको आर के लिए यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन साइट हो सकता है, यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन साइट हो सकता है, यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन साइट हो सकता है। तो ये सबको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो ये दो रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो इको R1 क्या करेगा, यहाँ पे भी कट लगाएगा, यहाँ पे भी कट लगाएगा, तो ये वाला फ्रेगमेंट भी बाहर आ जाएगा, राइट। और उसके साथ साथ क्या हमें ये वाला फ्रेगमेंट भी बाहर मिलेगा, ओके। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे ये वाला डीएनए है हमारे पास, ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और ये जो डीएनए है ये वाला मान लो हमारा डिज़ायर्ड जीन है। अगर ये डिज़ायर्ड जीन है तो यहाँ पे क्या होगा, उस एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होगा। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, ये आगे भी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन साइट हो सकता है। तो डिज़ायर्ड जीन तो ये वाला है हमारा, ओके, लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला अनडिज़ायर्ड है, हमें ये वाला चाहिए ही नहीं। लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, देखना यहाँ पे क्या ये वाला जीन मुझे मिलेगा जो कि हमारा डिज़ायर्ड जीन है। इसके साथ साथ और क्या मिल जाएगा हमें, ये वाला जो जीन है ये वाला भी हमें मिल जाएगा, जो लेकिन हमें ये वाला तो चाहिए ही नहीं, ओके। अगर ये वाला हमें नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेफिनेटली इससे क्या कर देंगे, अलग करना पड़ेगा हमें। तो ये जो मेथड है ये सेपरेशन है, राइट। ये जो मेथड ये सेपरेशन का मेथड है, और इसके लिए एक टेक्निक यूज़ होता है, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आपको नाम से क्या पता चल रहा है, देखो नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, नाम से क्या पता चला, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा, राइट, यहाँ पे हमें करंट यूज़ होगा। उसके साथ फोरेसिस का मतलब क्या है, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू की क्या करेंगे, ये जो फ्रेगमेंट्स है ये मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज एंड देयर लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, ओके। तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक जेल चाहिए। जेल का मतलब आप लोग जानते होंगे, सॉलिड और लिक्विड के बीच का एक मीडियम होता है, ओके, सेमी सॉलिड आप लोग मान सकते हो, जेल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो जेल होता है, कौन सा जेल एक्चुअली यूज़ होता है यहाँ पे, एगरोस जेल यूज़ होता है। एगरोस एक्चुअली क्या है, ये एक सीवीड से बनता है, ओके, सीवीड से एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर आपको अवेलेबल होगा मार्केट में, और इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग हीट देंगे तो हीट देने के बाद ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाता है। एगरोस जेल का फ़ायदा क्या है, देखना, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर एगरोस जेल को एक प्लेट में इस तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोरेट मतलब ये छोटे छोटे जो क्या होंगे, पोर्स आ जाएंगे, ओके। इसके अंदर नेचुरली पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये नेचुरली पोर्स प्रेजेंट है तो इस पोर के थ्रू क्या होगा, हमारे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आरएनए मॉलिक्यूल या फिर कोई भी प्रोटीन जिसका भी हमें सेपरेशन करना है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आराम से मूव कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, एगरोस जेल को हम लोग मैक्सिमम टाइम लैब्स में यूज़ करते हैं। और ये आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं जो कि आपको याद करने होंगे। यहाँ पे क्या दिया है कि इसका पहले डेफिनेशन दिया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ
आइसोलेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज। चार्ज एंड साइज के बेसिस पे कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक दिया है एक और पॉइंट, जो कि एगारोस क्या है। एगारोस क्या है एक्चुअली, एक पॉलीमर है जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, एक पर्टिकुलर सी वीड से एक्सट्रैक्ट होता है, ओके, जो कि सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सीविंग इफेक्ट मतलब क्या है, वो छन्नी की तरह यूज़ होता है उसको, राइट। जब हम लोग घर पे आटा भी जब उसके अंदर कोई अलग दाना ना रह गया, उसको अगर देखना होता है तो क्या करते हैं, छन्नी का यूज़ करते हैं। तो ये जो एगारोस जेल है ये वही सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ओके। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये सेटअप है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो सेटअप है, सबसे पहले ये सबसे टॉप वाला सेटअप को देखना ध्यान से। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे यहाँ पे देखो एक प्लेट लाइक दिख रहा होगा, राइट। तो ये जो प्लेट दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली क्या है, जेल है। ये हमारा एगारोस जेल है। एगारोस जेल के बाद यहाँ पे देखो ये एरो मार्क किया गया है, ये 3 एरो मार्क हैं यहाँ पे। तो ये एक्चुअली क्या है, ये वहाँ पे वेल्स हैं। वेल का मतलब छोटे छोटे वहाँ पे होल्स बना दिया जाता है। अब मान लो ये मेरा एगारोस जेल है तो यहाँ पे मैंने कुछ होल्स कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, वेल बोला जाता है, ओके। ये मैंने कुछ वेल्स इसमें डाल दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें बफर डाला, ओके। बफर का यूज़ क्या होता है वो बात की बात है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा मैकेनिज्म वो अलग ही होता है, ओके। उसके बारे में आप लोग डिटेल में बाद में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद इसको क्या करना है, एक एंड को हमने कैथोड से कनेक्ट किया, ओके। मतलब एक एंड कैथोड नेगेटिवली चार्ज और दूसरा एंड क्या है, एनोड है, और इन दोनों को हमने एक पावर सोर्स से कनेक्ट कर लिया। इसके ऊपर हमने क्या डाला है, बफर डाला है। बफर क्या है, एक्चुअली मीडियम है, राइट। वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे तो वो लोग मूव करेंगे, और बफर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स मूव करते हैं उसकी वजह से क्या होगा, कैथोड से एनोड की तरफ जब इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे उनका अगर मूवमेंट होगा तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रन होगा, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन जो है वो कंडक्टिंग हो जाएगा, वही हमें चाहिए, कंडक्टिंग वाला सोल्यूशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वेल्स हैं। इस वेल में हम लोग क्या किए हैं, देखो ये जो छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, एक्चुअली जो डीएनए के फ्रेगमेंट है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट इसी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब्स में प्रेजेंट है। मतलब हमारा होल डीएनए जो है, जो सैंपल हमने लिया है, तो इन सैंपल्स को हम लोग क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ये वेल में हम लोग डाल देंगे। देखो यहाँ पे वेल्स हैं और इस वेल्स में हमने क्या किया, ये जो सैंपल है डीएनए के साथ, ओके, ये डीएनए का वाला जो सैंपल है वो हमने डाल दिया। हम जानते हैं कि जो डीएनए का सैंपल हमने लिया है उसमें क्या है, एक्चुअली हमारा डिजायर्ड जीन भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ क्या है, बाकी फ्रेगमेंट्स भी प्रेजेंट है। तो ये अगर हम लोग डाल दिए, उसके बाद हमने पावर सोर्स से इसको कनेक्ट किया है, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी रन कर रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ साथ क्या होता है, देखना कि हमारा जो डीएनए है, ओके, जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों होता है भाई, क्योंकि वहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, हम लोग जानते हैं वहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड होता है। तो फॉस्फेट कैसा होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसके वजह से डीएनए फाइनली कौन सा चार्ज शो करता है, नेगेटिव चार्ज शो करता है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल को रखोगे तो वो किसके तरफ मूव करेगा, डेफिनेटली पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव एंड कौन सा है, ये एनोड है, राइट। तो अगर यहाँ पे देखना, ये सेकेंड फिगर में देखो, यहाँ पे क्या दिया है कि अब हमने क्या किया, पावर सोर्स को ऑन कर दिया, तो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो एगारोस जेल है वो कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, वो सीविंग इफेक्ट शो करता है। अगर सीविंग इफेक्ट शो कर रहा है तो उसमें देखो जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर पोर्स तो काफ़ी छोटे होंगे वहाँ पे, राइट। तो अगर मॉलिक्यूल्स छोटे हैं तो छोटे पोर से वो लोग ईजिली आगे ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, कर जाएंगे इजीली आगे ट्रैवल। लेकिन अगर लार्ज मॉलिक्यूल होंगे और लार्ज फ्रेगमेंट अगर हुआ तो वो लोग क्या करेगा, वो आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकता, राइट। तो वो क्या रह जाएगा, वो पीछे की तरफ रह जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्गर मॉलिक्यूल्स पीछे की तरफ रहेंगे, और जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स होंगे और शॉर्टर फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, राइट। तो इसी तरह से क्या होता है, जो डीएनए है उनका हम लोग क्या कर रहे हैं,
उनका सेपरेशन कर रहे हैं लेंथ के वाइज। यहाँ पे लेंथ के वाइज क्या हो रहा है, डीएनए का सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो एक और डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या दिया है, सेटअप दिया हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है इसके अंदर क्या है, एगारोस जेल प्रेजेंट है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इसमें रन कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड रन करने के बाद क्या होगा, इसी तरह से सेपरेशन हो जाएगा डीएनए का। यहाँ पे एक मार्कर डीएनए दिया हुआ है जिसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। डीएनए सैंपल्स हैं जो कि इस तरह से सेपरेट हो चुका है। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, ये देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या देखा कि एक जेल होता है जो कि एगारोस जेल है। ओके, एगारोस जेल को हमने क्या किया कि इस तरह से एक प्लेट में हमने रख दिया, उसमें क्या किया हमने कुछ वेल्स बनाए। वेल बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा जो फ्रैगमेंट बन चुका था रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद, वो जो सैंपल मिला है हमें, उस सैंपल को यहाँ पे हमने लोड कर दिया। लोड करने के बाद इसको क्या किया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से इसे मूव करवाया। मूव कराने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, अगर 3 सैंपल हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स हैं, ओके, यहाँ पे मान लो इस तरह से ये 3 वेल थे, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटा वाला फ्रेगमेंट जो होगा वो सबसे दूर जाएगा और सबसे बड़ा वाला जो फ्रेगमेंट होगा वो कहाँ जाएगा, सबसे पास में रहेगा। इस तरह से क्या होंगे, इस तरह से सेपरेटेड हमें मिल जाएंगे। ओके, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जेल जो होता है वो कैसा होता है, एक्चुअली हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, ये अगर ट्रांसपेरेंट जेल है और डीएनए कैसा है, डीएनए भी नेकेड आई में विजिबल नहीं होगा। ओके, 2 मीटर लॉन्ग डीएनए नेकेड आई में विजिबल नहीं हो रहा था, तो क्या हमें फ्रेगमेंट से विजिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है कि हमें एक और मीडियम चाहिए जिसके थ्रू कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए को विजुअलाइज कर सकते हैं। और वो मीडियम क्या होता है, एक्चुअली एथिडियम ब्रोमाइड का मीडियम होता है। ओके, वो क्या होता है, एथिडियम ब्रोमाइड। मतलब अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर जो जेल हमें मिला है, ओके, ये पर्टिकुलर जेल जो हमें मिला, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बफर डाला था उसी में एक्चुअली क्या किया जाता है, एथिडियम ब्रोमाइड को यूज़ किया जाता है। यूज़ करने के बाद क्या होगा, ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे इसके साथ क्या होता है, डीएनए के साथ एक्चुअली एथिडियम ब्रोमाइड डीएनए के साथ, डीएनए मॉलिक्यूल मान लो इस तरह का है, तो इसमें क्या होता है, एथिडियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस तरह से इंटरकैलेट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो अब मान लो कि इसमें क्या हुआ है, इंटरकैलेट हो चुका है क्या, एथिडियम ब्रोमाइड। अब इसको हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, इसको हम लोग यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर बोल के एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें कि यूवी रेज यहाँ पे जनरेट होता है। ओके, यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर। ओके, तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग इस जेल को, जिसमें कि क्या है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जो कि एथिडियम ब्रोमाइड के साथ इंटरकैलेट हुए हैं, उसको जब हम लोग यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर में उसको देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, एक्चुअली वो लाइट हो जाएगा। मतलब वो हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखने लगेंगे। मतलब ये जो हमें बैंड्स मिल गए ना, ये हमें ऑरेंज कलर के मिलने लग जाएंगे। फाइन, यहाँ पे देखो एगारोस जेल विथ एथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग, यहाँ पे बहुत अच्छे से, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो एक्चुअली इसी तरह का दिखता है। ओके, जेल, फिर उसके साथ ये देखो कलरफुल बैंड्स आपको दिखने लग जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये डीएनए लैडर होता है। डीएनए लैडर का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे जितने भी डीएनए प्रेजेंट है इनके मॉलिक्यूलर वेट्स हमें पता है। ओके, लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है इस तरह का, राइट। तो ये इस तरह के अरेंज्ड है सीढ़ी की तरह, और इन लोगों का मॉलिक्यूलर वेट हमें पहले ही पता होता है, तो हम लोग इसको भी यूज़ कर लेते हैं ताकि इसी के पैरेलल यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, वही मॉलिक्यूलर वेट का होगा, राइट। इसके पैरेलल अगर हुआ तो वही सेम मॉलिक्यूलर वेट का होगा और हमें पता चल जाएगा। ये एक्चुअली क्यों किया जाता है, ध्यान देना कि अभी मान लो मेरा जो जीन है, ओके, मेरा जो जीन है वो मान लो 95 किलो डेल्टन का है। ओके,
95 किलो डाल्टन उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो 95 किलो डाल्टन वाला मान लो यहाँ पे प्रेजेंट होगा डीएनए लैडर में, तो इसी के पैरेलल यहाँ पे जो फ्रेगमेंट प्रेजेंट है वो भी 95 किलो डाल्टन का होगा, ये भी 95 किलो डाल्टन का होगा, राइट। तो वो सारे के सारे क्या होंगे, मेरे डिजायर्ड जीन होंगे। इसी तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं इतने सारे फ्रेगमेंट्स में अपना डिजायर्ड जीन कौन सा यहाँ पे होगा। अब यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमने किस तरह से डीएनए को आइसोलेट कर लिया, ओके। आइसोलेशन के बाद हमने क्या देखा, इनका किस तरह से हमने उसको कट किया। कट करने के बाद हमने देखा सेपरेशन, ओके। सेपरेशन के बाद हमने इसको एथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग करके क्या किया, उसको विजुअलाइज किया। विजुअलाइज कहाँ पे होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसको एथिडियम ब्रोमाइड मीडियम में, सॉरी एथिडियम ब्रोमाइड के साथ इंटरकलेट होने के बाद ये यूवी लाइट में ही विजुअलाइज होगा। ये कभी भी आपका जो विजिबल रेज है वहाँ पे विजिबल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर में ही एथिडियम ब्रोमाइड वाला विजिबल हो जाएगा। अब हमें विजुअलाइज तो हो गया, ओके। विजुअलाइज होने के बाद हम क्या करेंगे, उसी हमारा जो डिज़ायर्ड जीन फ्रेगमेंट है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अलग करना है, राइट। तो अलग कैसे करेंगे, एक मेथड होता है जिससे बोला जाता है एल्यूशन, ओके। एल्यूशन का मतलब अलग करना, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो सेपरेटेड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स है, हमारा जो जेल है, ओके। ये जेल में से मान लो ये वाला यहाँ पे क्यूब बॉक्स में दिया हुआ है, ये वाला मान लो मेरा डिज़ायर्ड जीन है। तो हम उसको क्या किए, इसको कट करके वही पीस को टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे डाल दिए हैं। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे इसके प्रोसेसेस दिए हुए हैं, लेकिन हम इसका ब्रीफ व्यू देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं ब्रीफ इसको बता देती हूँ क्या होता है कि यहाँ पे मान लो हमारा जेल है, ओके। जेल में ये हमारे डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट्स हैं। तो इन डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट में से ये मान लो हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट को जेल के साथ कट करके वही पर्टिकुलर एरिया, इस इतने पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें हमारे डिज़ायर्ड जीन भी प्रेजेंट है, प्लस उसके साथ क्या प्रेजेंट है, हमारा एगारोज भी प्रेजेंट है, राइट। क्योंकि जेल के अंदर हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है वो प्रेजेंट है। तो एगारोज को हमें क्या करना पड़ेगा, एगारोज को हमें डिग्रेड करना पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद कुछ एंजाइम्स उसको हीट कर सकते हैं, कुछ एंजाइम्स उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब में हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट्स मिल जाएगा। तो ये जो डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट हमें मिला, अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हमें कितने नंबर्स में मिले, कम नंबर में मिले हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, इसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, ये जो कम नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में हमें मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे 100 फ्रेगमेंट्स मिले, अगर 100 फ्रेगमेंट मिले तो हम क्या करेंगे, इसका 10,000 में कर सकते हैं। इसमें इसको क्या कर सकते हैं, लाख्स डीएनए फ्रेगमेंट में भी इसको हम लोग बना सकते हैं, ओके। तो होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ओके, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। एक बार ब्रीफ फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्चुअली आइसोलेशन किया, ओके। आइसोलेशन करने के बाद हमने क्या किया, इसको कट किया, ओके। कट करने के बाद हमने क्या किया, कट किसमें किया, एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने कट किया। कट करने के बाद फाइनली हमने क्या किया, इसका सेपरेशन किया। सेपरेशन किसके थ्रू हमने किया, एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग इसको सेपरेट कर लिए, ओके। तो सेपरेट करने के बाद हमें फाइनली क्या मिला है, क्या मिल गया है, डिज़ायर्ड जीन हमें मिल चुका है। तो डिज़ायर्ड जीन मिल चुका है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा एम्प्लीफिकेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में क्या है, ये सारे जितने भी प्रोसेसेस अभी हमने एक के बाद दूसरा डिस्कस किया है वो सीक्वेंस में नहीं दिया है। तो आपका पेज नंबर 201 में क्या है, ये अभी हमने जो पढ़ा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए जो है वहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, एक्चुअली ये डायग्राम देखो, ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोला जाता है। स्पूलिंग मतलब एक छोटा सा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लेके उसको डीएनए को रिमूव करना, राइट। तो ये क्या है, डीएनए जब सॉल्युबल डीएनए है, राइट, सॉरी इनसॉल्युबल डीएनए जो है, ये जो इनसॉल्युबल डीएनए है इस डीएनए को यहाँ पे शो किया गया। तो होप कि आप लोग क्लियर हो चुके होंगे अभी तक जितने भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एम्प्लीफिकेशन और पीसीआर के ऊपर
बेस्ड होगा।